हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में बीएफए और एमएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं बारी बारी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चन पे। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट है, क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ही सावधानीपूर्वक समझकर आंसर को टिक किया कीजिए। क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात पूछ रहा है कि भारतीय चित्रकला का प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ वो प्रागैतिहासिक कालीन मानव द्वारा अंकित शिला चित्रों से माना जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब आदि मानव ने प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र अंकित किए थे वो शिलाओं पर अंकित किए थे, गुफाओं की दीवारों पर अंकित किए थे। जब वैज्ञानिकों ने, जब विद्वानों ने इन भारत में चित्रों की खोज की तो ये चित्र शिलाओं और गुफाओं की भित्तियों पर मिले हैं, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं। आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जो सबसे अधिक चित्र प्राप्त होते हैं वो शिकार के चित्र प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो आप लोग अध्ययन करेंगे जितने भी शिलाओं पर, गुफाओं की दीवारों पर जो भी चित्र प्राप्त होते थे वो आदि मानव द्वारा शिकार के चित्र प्राप्त होते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लोग जानते हैं कि जब आदि मानव अपनी पेट की भरने के लिए पशु पक्षियों का शिकार करता था और उनके जहन में जो वो दृश्य दिखता था उन्हीं दृश्यों को अपनी पेट भरने के बाद उन शिलाओं पर उनके रूप को अंकित करता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र जो प्राप्त होते हैं वो आखेट के चित्र प्राप्त होते हैं, अर्थात शिकार के चित्र प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी.एच. गार्डेन ने पंचमढ़ी के चित्रों के संबंध में एक लेख कब प्रकाशित किया। दोस्तों, डी.एच. गार्डेन ने ही पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाया था और उन्होंने ही एक लेख प्रकाशित किया था। वो लेख जो प्रकाशित किए थे तो वो टाइम था 1936 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों की सर्वाधिक गुफाएं भारत के किस स्थान में प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों की जो सर्वाधिक गुफाएं प्राप्त होती हैं वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त होती हैं। दोस्तों, ये भीमबेटका एक ऐसा स्थान है जो मध्य प्रदेश से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है और यहाँ पे लगभग तमाम गुफाएं प्राप्त होती हैं और यहाँ पे सर्वाधिक प्रागैतिहासिक काल के चित्र भी प्राप्त होते हैं। और भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों को प्रकाश में लाने वाले जो प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं वो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री विष्णुधर वाकाड़कर को माना जाता है और इन्होंने ही 1958 ईस्वी में भीमबेटका गुफा के चित्रों को प्रकाशित किया था। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काट कर बनाई गई हैं। बिल्कुल सही है, जिनके बारे में मान्यता है। आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, जो बेस्ट विकल्प होगा वो हो जाएगा ए, पांडवों के वनवासकालीन निवास स्थान। ऐसा विद्वानों का मानना है कि जब पांडवों ने वनवास किया था तो इसी पंचमढ़ी में अपने रहने के लिए 5 गुफाओं का निर्माण किया था और इसी के आधार पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी ऐसा मानते हैं और उन्हीं के आधार पर ये पंचमढ़ी का नाम पंच पांडवों के वनवासकालीन निवास स्थान के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधवासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधवासियों ने सबसे अधिक जिस धातु का प्रयोग किया था वो था तांबा, क्योंकि
इसी तांबे धातु से सिंधवासियों ने अपने लिए आभूषण, हथियार, मुद्राएं और मोहरों का सबसे अधिक प्रयोग किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधवासियों ने जो सबसे अधिक धातु का प्रयोग किया था वो था तांबा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जिस पशु का सर्वाधिक महत्व था वो था वृषभ। ये वृषभ एक ऐसा पशु था जो कि सिंधवासियों के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जब सिंधवासियों ने अपनी मुद्राएं, मुहरों का अंकन किया था तो इन्हीं मोहरे और मुद्राओं पर वृषभों का भी चित्र देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधवासियों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था वो था वृषभ। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ। दोस्तों, सिंधु घाटी में सर्वप्रथम जो उत्खनन कार्य हुआ था वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में किया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है। दोस्तों, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मूर्ति नर्तकी प्राप्त हुई है, यह किस धातु से बनी है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो कि यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन में तांबा, लोहा, चांदी और सोना दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, तांबा। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई थी वो थी नर्तकी की, जिसको हम डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। और ये मूर्ति यहाँ पे देखिए तांबा दिया है, कहीं कहीं पे कांस्य देता है, तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो कांस्य में निर्मित थी। यहाँ पे तांबा दिया है तो तांबे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव की प्रकांड त्रिमूर्ति किस गुफा में स्थित है। दोस्तों, शिव की प्रकांड त्रिमूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो एलिफेंटा की गुफा में प्राप्त हुई थी। यही एलिफेंटा की गुफा है जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, और ये इतनी महत्वपूर्ण गुफा है जिसमें त्रिमूर्ति शिव की प्राप्त हुई है। इस मूर्ति में भगवान शिव के 3 मुख देखने को मिलते हैं, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का मूर्ति शिल्प कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये जो मूर्ति शिल्प है ये एलोरा गुफा में स्थित है, और एलोरा गुफा में एक प्रसिद्ध 16 नंबर की गुफा है जिसको हम कहते हैं कैलाशनाथ मंदिर, और इसी कैलाशनाथ मंदिर में कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण का मूर्ति शिल्प स्थित है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि एलोरा गुफा में टोटल गुफाओं की जो संख्या थी वो थी 34, और उनमें भी एक 16 नंबर की जो गुफा थी जिसको कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है तो ध्यान रखिएगा। इसी कैलाशनाथ मंदिर में कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण की जो मूर्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों के काल में हुआ था। दोस्तों, एलोरा की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और इन गुफाओं का जो निर्माण हुआ है वो पहाड़ों को काट कर निर्मित किया गया है। और इन गुफाओं का जो निर्माण किन शासकों के काल में हुआ था तो वो राष्ट्रकूट शासक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नचला कोठारा के चतुर्भुज महादेव मंदिर का संबंध किस राजवंश के शासन काल से है। दोस्तों, नचला कोठारा का चतुर्भुज महादेव मंदिर जो है वो बहुत ही फेमस है, और ये नागर शैली के जो शिखर युक्त मंदिर होते थे वो बहुत ही फेमस मंदिर माना जाता है, और इस मंदिर का जो राजवंश से संबंध है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्वालियर किले में स्थित
गुजरी महल किस राजा ने बनवाया था? दोस्तों ग्वालियर किले में गुजरी महल एक ऐसा महल था जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध महल माना जाता है और ग्वालियर के किले में कुल 6 महलें निर्मित थीं और उन महलों में गुजरी महल बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और इसे बनवाया था राजा मान सिंह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना संग्रहालय में सुरक्षित चामरधारणी की ओपदार प्रतिमा किस काल की है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चामरधारणी की ओपदार प्रतिमा है वो मौर्य काल की मानी जाती है। मौर्य अर्थात सम्राट अशोक के शासनकाल में इन मूर्तियों का बहुत ही निर्माण किया गया था। और ओपदार कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता था जो कि सम्राट अशोक के शासनकाल में मूर्तियों के ऊपर एक प्रकार की पालिश लगाई जाती थी अर्थात ओप लगाई जाती थी जो कि काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित मूर्तियां होती थी जो कि आज भी देखने को मिलती हैं उस काल की बनाई हुई मूर्तियां। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि गांधार शैली की मूर्तियां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधार शैली की मूर्तियां किस माध्यम से बनी है? दोस्तों गांधार शैली की जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो काले स्लेटी पत्थर में बनी हुई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मथुरा शैली में किस धर्म से संबंधित शिल्प बनाए गए हैं? दोस्तों मथुरा शैली में जो शिल्प बनाए गए थे वो बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्मों से संबंधित शिल्प देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि नागर शैली के शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नागर शैली के शिखर मंदिर का जो प्रथम उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ये नागर शैली जो है मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ मानी जाती हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, जिसमें से नागर शैली की मंदिरों की जो विशेषता होती थी, ये नागर शैली के मंदिर जो होते थे वो शिखर युक्त मंदिर होते थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि तांबे की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? दोस्तों तांबे की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो सुल्तानगंज, बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये मूर्ति वर्तमान में बर्मिंघम म्यूजियम इंग्लैंड में सुरक्षित है। अभी 2019 के नेट जेआरएफ दिसंबर के पेपर में ये क्वेश्चन पुशअप हुआ था, तो आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में कि अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अंकन के आधार पर रेखाओं को हम 2 भागों में बांटते हैं और वो 2 अंकन रेखाएं कौन सी थी? एक थी औपचारिक रेखाएं जिसको हम फॉर्मर लाइन बोलते हैं और दूसरी थी अनौपचारिक रेखाएं जिसको हम इनफॉर्मर लाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों औपचारिक रेखाएं क्या होती हैं यहाँ पे बताना चाहते हैं। जो औपचारिक रेखाएं होती हैं अर्थात फॉर्मल लाइन होती हैं, जब हम किसी यंत्र के माध्यम से जब रेखाएं खींचते हैं तो उसे हम औपचारिक रेखाएं अर्थात फॉर्मल लाइन बोलते हैं। और जब किसी यंत्र का प्रयोग न करके हम सीधे अपने फ्री हैंड से जब रेखाओं का अंकन करते हैं तो उसे अनौपचारिक रेखाएं अर्थात इनफॉर्मल लाइन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंकन के आधार पर जो रेखाओं को 2 भागों में बांटते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्णवत रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? दोस्तों कर्णवत रेखाएं अर्थात डायगोनल लाइन, वैसे तो रेखाएं कई प्रकार की होती हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कर्णवत रेखाएं अर्थात डायगोनल लाइन किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? दोस्तों जितनी भी रेखाएं हैं उन सभी रेखाओं का अपने आप में भाव उत्पन्न होता है। तो डायगोनल जो लाइन होती है एक प्रकार की बेचैनी और व्याकुलता उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? दोस्तों वर्ण अर्थात
कलर, कलर की जो उत्पत्ति होती है, वर्ण की जो उत्पत्ति होती है वो लाइट से अर्थात प्रकाश से उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की 7 रंगतों का सही क्रम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणों को जब किसी प्रिज्म के माध्यम से हम परावर्तित करते हैं तो वो हम वहाँ पे 7 कलर देखने को मिलता है और उसका जो क्रम है वो है विगवियोर। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णहीन चित्र है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्णहीन चित्र अर्थात कहने का तात्पर्य कि वर्णहीन अर्थात किसी प्रकार का कोई कलर चित्र में न हो, अर्थात जो श्वेत और श्याम अर्थात सफ़ेद और काले रंगों से जो चित्र बनते हैं उसे ही वर्णहीन चित्र बोलते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि सफ़ेद और काले रंगों के जो चित्र प्राप्त होते हैं वो एक तटस्थ रंग होते हैं, काले और सफ़ेद रंग, तो इसे ही वर्णहीन चित्र बोलते हैं, अर्थात श्वेत श्याम चित्र को ही हम वर्णहीन चित्र मानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन के कितने तल दिखाई देते हैं। ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को मालूम है कि घन में 6 तल होते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप करता है कि घन में कुल कितने तल होते हैं तो वहाँ पे आप लोग टिक करिएगा 6 तल होते हैं, बहुत ही सावधानी से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि घन के कितने तल दिखाई देते हैं। जब कोई भी मनुष्य किसी भी घन को देखता है तो उसके 3 तल को ही देख पाता है और 3 तल छुपी होती हैं, इसलिए घन के जो तल दिखाई देते हैं वो 3 तल दिखाई देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।